फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड के बारे में, जिसके अंदर हम उसके रिटर्न्स देखेंगे। लेकिन रिटर्न से पहले उसके रिस्क पैरामीटर्स, कौन कौन से फाइनेंशियल स्टॉक्स, कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर इस फंड अपना एलोकेशन कर रखा है। साथ ही में हम इसके साथ में पीयर कंपैरिजन भी करेंगे और देखेंगे कि अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं या फिर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टेड किया हुआ है तो ये फंड आपके लिए यूज़फुल हो सकती है फ्रॉम द नॉलेज पर्सपेक्टिव। तो ये अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस फंड की हिस्ट्री से डिस्कस करें तो ऑलमोस्ट 2013 के अंदर ये फंड है जो स्टार्ट हुआ था, यानी कि हमारे पास ऑलमोस्ट 9 ईयर्स का डेटा है जिसके अंदर हम इस फंड को हिस्ट्री और इसके रिटर्न्स रिस्क को डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर हम इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखें तो ऑलमोस्ट 7,500 करोड़ का ये फंड हो चुका है, यानी कि लोगों ने इतना पैसा जो है उसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर हम देखें क्या बेंचमार्क है, क्योंकि हमने जैसे बताया कि ये जो फंड आता है आपका मिड कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि वो कंपनीज जो मार्केट कैप के हिसाब से 101 से लेके 250 तक के रैंक में आती हैं मार्केट कैप के हिसाब से, उन कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ द जो सेक्टर्स हैं उसके इस फंड के अंदर एलोकेशन है। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर बेंचमार्क कंसिडर कर रहे हैं निफ्टी 150 इंडेक्स। और अगर हम सेक्टर का एसेट एलोकेशन देखें, वैसे तो ये फंड जो है ऑलमोस्ट 90% इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करता है और 10% जो है डेट और कैश के फॉर्म में रिजर्व रखता है। अगर हम देखें कि सेक्टर एलोकेशन किस तरीके से हुआ है, लार्ज कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज का एलोकेशन क्या है, तो हम देखते हैं ऑलमोस्ट 20% जो है इसके अंदर लार्ज कैप कंपनीज हैं, 70% मिड कैप कंपनीज हैं और ऑलमोस्ट 10 to 11% जो है मिड स्मॉल कैप कंपनीज हैं। यानी कि ये कंसिडरेबल जो है डिफरेंट कंपनीज यानी कि लार्ज कैप्स और स्मॉल कैप्स का भी रखता है, सो दैट इसको रिटर्न्स के साथ इसको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करें। अगर हम इस फंड का कंसेंट्रेशन देखते हैं तो ऑलमोस्ट 47 स्टॉक्स हैं इस पर्टिकुलर हमारे जो फंड के अंदर, और टॉप 10 स्टॉक्स की होल्डिंग देखते हैं तो ऑलमोस्ट 35% है, और टॉप 5 अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट हमारे पास 19% जो है वो टॉप 5 स्टॉक्स हैं। ये कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से सेक्टर्स हैं, अभी हम उस पर आएंगे। लेकिन उस पर आने से पहले हम सबसे पहले इसके रिस्क पैरामीटर्स को देखते हैं। तो रिस्क पैरामीटर को डिस्कस करने के लिए हमने 2 पॉइंट्स यहाँ पे कंसिडर किए, स्टैंडर्ड डेविएशन और शार्प रेशो। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको जैसे पता है कि किसी भी फंड का हम देखते हैं डेविएशन कितनी है उसके बेंचमार्क इंडेक्स से। नॉर्मली स्टैंडर्ड डेविएशन कम होनी चाहिए अगर आपका फंड जो है स्टेबल है, रिटर्न्स उसके बेटर हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमने कंपेयर किया है कैटेगरी एंड इंडेक्स से, तो आपका जो फंड है वो आपके इंडेक्स से बेटर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इंडेक्स से कम है। लेकिन अगर हम शार्प रेशो की बात करें, सेम शार्प रेशो जो है हमारा होता है रिटर्न्स ओवर रिस्क, यानी कि फंड कितना रिटर्न्स दे रहा है रिस्क लेने के ऊपर। यानी कि आपका जितना शार्प रेशो ज़्यादा होगा दैट मीन्स कि आपके रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं और रिस्क कम आ रहे हैं। तो यानी कि शार्प रेशो अगर ज़्यादा है तो फंड अच्छा होता है। इस पॉइंट से अगर हम देखें, हम कंपेयर करते हैं दोनों कैटेगरी एंड इंडेक्स से, तो हमारा जो फंड है मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड का शार्प रेशो ज़्यादा है, यानी कि रिस्क पैरामीटर्स के अंदर कहीं ना कहीं ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नाउ आइए अब आते हैं, हम इसके अंदर कंसिडर करते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स एंड ऑल्सो द रोलिंग रिटर्न्स। पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स के अंदर हमने 3 टाइम फ्रेम्स लिए हैं, यानी कि 1 ईयर, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स। अगर हम देखते हैं लास्ट 1 ईयर के अंदर, तो लास्ट 1 ईयर के अंदर इस पर्टिकुलर फंड ने नेगेटिव परफॉर्म किया है, अपने जो बेंचमार्क है और कैटेगरी है दोनों से ही पुअर परफॉर्म किया है, यानी कि अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन अगर हम 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स देखते हैं तो ये अपनी कैटेगरी एंड इंडेक्स दोनों को कंसिडरेबल अमाउंट से बीट कर रहा है। यानी कि जो फंड है उसने सिर्फ लास्ट ईयर के अंदर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया जब मार्केट काफ़ी अनस्टेबल था, और हमें पता है कि स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स लार्ज कैप के कंपैरिजन में ज़्यादा जो है डाउनफॉल आया था। अगर हम रोलिंग रिटर्न्स के ऊपर आते हैं, रोलिंग रिटर्न्स आपको पता है थोड़ा सा स्टेबल होता है क्योंकि इसके अंदर जो डेटा पॉइंट्स होते हैं जिसके अंदर हम कंपेयर करते हैं रिटर्न्स को, वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम रोलिंग रिटर्न्स की बात करते हैं तो अगेन अगर हम अपने फंड को देखते हैं तो इसमें 1 ईयर, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के अंदर सारे ही टाइम फ्रेम्स के अंदर ये अंडर परफॉर्म कर रहा है अपनी कैटेगरी एंड इंडेक्स से। आपको पता है कि एक म्यूचुअल फंड का एक बेसिक मंत्र होता है कि पास्ट परफॉर्मेंस जो होती है वो डिसाइड नहीं करती है आपके फ्यूचर रिटर्न्स को। आपको ये देखना होता है कि प्रेजेंटली उसका फंड मैनेजर कैसे सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स के अंदर एलोकेशन बढ़ा रहा है और मार्केट ओवरऑल कैसे बढ़ रहा है। तो अगर हम देखते हैं टॉप 5 सेक्टर्स देखते हैं और फिर स्टॉक्स भी हम देखेंगे, तो टॉप 5 सेक्टर्स जो है इस पर्टिकुलर फंड के, तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल्स ऑलमोस्ट 18% जो है इसका जो एलोकेशन हुआ है टुवर्ड्स फाइनेंशियल स्टॉक्स की तरफ हुआ है, यानी कि BFSI है जिसके अंदर NBFCs बैंकिंग स्टॉक्स हैं। अगर हम देखते हैं नेक्स्ट जो एलोकेशन है दैट इज टुवर्ड्स द कैपिटल गुड्स, देन यू हैव द सर्विसेज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज एंड द मटेरियल। सो हम देख सकते हैं कि इसने काफ़ी डाइवर्सिफाइड अपना पोर्टफोलियो रखा है, डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं, सेक्टर्स हैं, उसके अंदर अपना एलोकेशन बढ़ा रखा है। और अगर हम टॉप 5 स्टॉक्स की बात करते हैं तो वी हैव द कमिंस इंडिया, HDFC बैंक,
जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी 50 का पार्ट भी है। बाटा इंडिया, फेडरल बैंक, कजारिया सिरेमिक्स, बाकी इसके अंदर और भी काफ़ी स्टेबल अच्छी कंपनीज लाइक ABFRL, जुबिलेंट फूड वर्क्स, इस तरीके की कंपनीज की टॉप 10 होल्डिंग्स के अंदर आती हैं। तो जो कंपनीज़ हैं कहीं ना कहीं वो तो फंडामेंटली और टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं। अगर हम देखते हैं कि रिसेंटली इस जो पर्टिकुलर फंड ने पोर्टफोलियो के अंदर क्या चेंजेस किए थे, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसे है, किस तरीके से ये कौन कौन से स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर एंट्री ले रहा है और किससे कम्प्लीटली एग्जिट कर रहा है। तो अगर हम देखते हैं कौन से फंड्स हैं जिससे इसने कम्प्लीटली एग्जिट कर लिया है, तो वी हैव द बेयर क्रॉप साइंस, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, MM फोर्जिंग, रोलेक्स, रिंग्स, कोफॉर्ज, इस तरीके की जो कंपनीज़ हैं उस तरीके से इसने एग्जिट कर लिया है। ये भी काफ़ी स्टेबल कंसिस्टेंट कंपनीज़ हैं। लेकिन अगर हमें ये देखना है कि कौन सी कंपनीज़ के अंदर इसने एंट्री लिया है, तो वी हैव द एफिल इंडिया, ग्लैंड फार्मा, मैक्स हेल्थ केयर, स्कॉट्स क्यूबोटा, HDFC एम्फेसिस। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इसने अपना लोकेशन टूवर्ड्स जो है हम बोल सकते हैं फार्मेसी, यानी कि आपका मेडिकल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की तरफ इसने लोकेशन थोड़ा सा इंक्रीज़ करा है। हम देखते हैं नाउ इसका हम कंपेयर करते हैं, हमने पीयर कंपैरिजन देखते हैं। आपको पता है कि पीयर कंपैरिजन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे सिमिलर फंड्स के अंदर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो हम इसके अंदर भी उसके रिटर्न्स और रिस्क को कंपेयर करते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे कौन कौन से जो दूसरे फंड्स हैं वो लिए हैं, वी हैव द HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, वी हैव कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एंड ऑल्सो द एक्सिस मिड कैप फंड। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमने कंपेयर किए, हमने सबसे पहले एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड और AUM देखेंगे। तो PGM इंडिया का आपको जैसे पता है AUM इन सारे बाकी तीनों फंड से सबसे कम है। अगर हम देखें एक्सपेंस रेशो एंड एग्जिट लोड के बारे में बात करें तो इसका दोनों जो बाकी तीनों फंड्स हैं उनसे तीनों ही एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड में इसका कम है, एंड दैट इज़ अ गुड पॉइंट अबाउट दिस PGM इंडिया ग्रुप। बाकी अगर हम देखते हैं रेशोज़, अगर हम रिस्क पैरामीटर्स अगर हम देखते हैं तो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे आप देख सकते हैं, तो इसके अंदर आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन एंड शार्प रेशो के अंदर बाकी तीनों जो आपके जो पीयर ग्रुप है उनसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। बाकी अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे रिटर्न्स को, क्योंकि रिटर्न्स भी देखने हमें थोड़ा सा ज़रूरी है 1 ईयर, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के अंदर। तो जैसे आपको मैंने बताया PGM इंडिया ने लास्ट 1 ईयर के अंदर काफ़ी पुअर परफॉर्म किया है, बट उसके कंपैरिजन में जो आपका कोटक इमर्जिंग है उसने ऑलमोस्ट 5.5 आपके परसेंटेज रिटर्न्स दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है अपना पीयर कंपैरिजन से। और अगर हम 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स या लाइफ टाइम इससे CAGR देखते हैं तो हमारा PGM इंडिया यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपने पीयर ग्रुप से। आपको जो मैं ये कंपैरिजन दिखा रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि ये फ़ंड अच्छा है या दूसरे फ़ंड अच्छे हैं, आपको ये ले लेना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ आपकी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपको दिखाने के लिए कि अगर आप कोई सा भी फंड लेना चाह रहे हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको इन सब पैरामीटर्स को देखना है, आपको रिस्क प्रोफाइल देखना है, उनका रिटर्न्स प्रोफाइल देखना है, और फंड मैनेजर के आपको इन्वेस्टमेंट स्टाइल को जानना है, एंड देन उसके अंदर इन्वेस्ट करना है। आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आपके ऐसा कोई और फंड है जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है या इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक इट एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सिंपली मनी।